बच्चों कैसे हैं? कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? होप एवरीथिंग इज फाइन एंड टुडे वी आर टेकिंग अ पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस विच इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ सर। अगर हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति नाम की लड़की की नहीं कह रही हूँ बच्चों में, अगर हम हमारे नेचर, प्रकृति, ये जो हमारे आसपास का वातावरण है इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे समुद्र हैं, कहीं पे रेगिस्तान है। तो हम अगर हमारे पोएट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले थे। सुनेंगे ना मेरे साथ इसको, कहानी को? जी हाँ, हम आज बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में अबाउट पोएट, पोएम एंड लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, तो यहाँ पे जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ सर की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ सर का बर्थ कहाँ हुआ है। अबाउट द पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 एट कुकरमाउथ, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कुकरमाउथ नाम की जगह पे कब हुआ बर्थ? इनका डेट देखिए, 7 अप्रैल 1770। ओके, 777 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। इट्स ए क्लिकिंग फॉर यू। याद करना है आपको इस चीज़ को, बिकॉज आप जैसे जैसे इसके अंदर डीपली पढ़ाई करते हैं तो आपकी यही चीज़ें आपको आगे भी बहुत काम आएंगी। और यहाँ पे अगर पोएट रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट हु विथ सैमुअल टेलर कॉलरेज, इनके दोस्त का नाम क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरेज। सैमुअल टेलर कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ सर ने क्या किया? इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप में काम किया। और इनका सबसे फेमस कलेक्शन देखिए, हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स नाम का कलेक्शन था जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ सर ने और सैमुअल टेलर कॉलरेज सर ने, जिनको हम एस.टी. कॉलरेज के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन निकाला। और उस एज को क्या नाम दिया गया? रोमांटिक एज दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेचर को बहुत ही नज़दीक से देख के काम किया। इन्होंने हर उस चीज़ को हम सब लोगों के सामने पेश किया जो हमें प्रकृति के, नेचर के बहुत पास में लेके आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि आप मॉर्निंग आवर्स में कभी सुबह उठ के घूम के देखिए बच्चों, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, कभी भी आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए, आप क्या देखेंगे? आसपास के वातावरण में बहुत ही ठंडी बयार चल रही होगी, साथ में ही चिड़ियों का चहचहाना और आसपास का जो वातावरण है अपने आप में ही बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। टिटरी नाम की एक जो पक्षी होती है वो अपने बच्चों की कितनी केयर करती, देखिए जैसे हम इंसान अपने बच्चों की केयर करते हैं। हम एक बार यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे तो हमने क्या देखा, टिटरी है, उसने 4 बच्चों को जन्म दे रखा है। छोटे बच्चे उनके पास जाके उन्हें उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट टिटरी इतना प्रोटेक्टिव मोड पे थी कि उन्होंने उसे बिल्कुल भी अपने बच्चों को, किसी को भी हर्ट नहीं करने दिया। तो यही चीज़ जो हमें अनुभव करवाती है क्या, कि हमें प्रकृति के कितने नज़दीक रहना चाहिए। यही चीज़ विलियम वर्ड्सवर्थ सर ने बहुत ही बारीकी से देखी और हम सबके सामने उसे शब्दों के रूप में निरूपित किया है। अगर हम बात करें इनका टाइमिंग कहाँ स्पेंड किया गया, तो ऑलरेडी आई एम सेइंग कि लेक डिस्ट्रिक्ट में, झीलों की जो एक जगह है वहाँ पे देखिए, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंग्लैंड and the many hours that he spent wandering about the hills and woods led to the production of some of the finest poetry of nature। जी हाँ, इनका ज़्यादातर टाइम कहाँ निकला? लेक डिस्ट्रिक्ट में घूमते हुए निकला। इनका ज़्यादातर टाइम हिल्स में यात्रा करते निकला और वुड्स, इट मीन्स जंगल के आसपास निकला। क्यों निकला? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये प्रकृति के बहुत नज़दीक है और प्रकृति के नज़दीक होने से इनके अंदर जो इंस्पिरेशंस आती हैं
वर्डिंग्स को, शब्दों को लिखने की जो इंस्पिरेशंस आती हैं वो सब इन्होंने यहीं से, नेचर से ही कलेक्ट किया है और हम सबके सामने पेश किया है। देखिए लिरिकल बैलेड्स की अभी हमने बात की थी, इसी को कंटिन्यू करते हैं। हिज वर्क लिरिकल बैलेड को ऑथर्ड विथ कॉलरेज, अस्टी कॉलरेज, जैसे मैंने आपको पूरा नाम बताया था इनका, को ऑथर्ड विथ अस्टी कॉलरेज इन 1798। आप देखिए 1770 में इनका बर्थ होता है और 1798 में अस्टी कॉलरेज सर के संग में इनका ये कलेक्शन आया है। इज रिगार्डेड एज द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। जी हाँ, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत ही किससे मानी जाती है? लिरिकल बैलेड्स, जो कि 1798 में आया था और उसको लिखा किसने था? अस्टी कॉलरेज सर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ सर। इन दोनों का मिला जुला कलेक्शन है और पूरा इंग्लिश लिटरेचर में हम कह सकते हैं रोमांटिक एज की स्टार्टिंग भी इन्हीं लोगों ने किया है। ही सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स फ्रॉम नेचर एंड रस्टिक लाइफ। इनका जो पोयम लिखने का, कहीं पे कुछ भी मैटर को शब्दों में ढालने का जो काम है, उसके लिए शब्द कहाँ से आते थे? शब्दों को निरूपित करने के लिए, शब्दों को लाइन वाइज लिखने के लिए उनके अंदर जो विचार आते थे वो कहाँ से आते थे बच्चों? प्रकृति से, नेचर से आते थे। और रस्टिक लाइफ, जो उस जगह की लाइफ स्टाइल थी, वहाँ से वो अपने भूमिका बांधते थे और उसको अपने शब्दों में लिख के हमें देते थे। He had the view that the language of poetry should be simple and natural। सबसे बड़ी चीज होती है एक पोएट के लिए कि वो अपने पोएट्री लिखते वक्त अपने जो वर्ड्स हैं ऐसे सिंपल और लिरिकल लिखे। लिरिकल इट मीन्स तुकबंदी करते हुए इतने अच्छे तरीके से कि रिदम बैठता है उसके अंदर। आप देखिए छोटे बच्चों को राइमिंग पैटर्न से सिखाया जाता है ना, ताकि पीछे की जो तुकबंदी है वो उन्हें अट्रैक्ट करे, और जब वो उन्हें अट्रैक्ट करती है तो उनके लिए ये बहुत ही पीक पॉइंट होता है, वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को इजीली ग्रेसप कर पाते हैं। सेम हेयर, यहाँ पे जो विलियम वर्ड्सवर्थ सर की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इन्होंने अपनी पोइट्री को बहुत ही सिंपल और नेचुरल तरीके से लिखा है, हम सबको इजीली ग्रेसप हो रहा है उस चीज़ का। अगर हम इनकी पोएम्स के कलेक्शंस के बात करें, पोएम्स की बात करें तो लॉट ऑफ पोएम्स आर देयर, जिनमें से कुछ जो मेन है वो है आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। ओके, द प्रील्यूड का भी अपना इम्पोर्टेंस है। आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी पोएम है। आप इस चीज़ को देखेंगे, आप खुद को, इनका लिखने का मेन तरीका, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको यूं लगेगा कि आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आप पोयम नहीं पढ़ रहे हैं, आप स्वयं उस जगह पे बैठे हैं, उस जगह को महसूस करते हैं, आप उस ग्रीनरी को महसूस करते हैं, उस लेक्स को महसूस करते हैं जिनके वर्डिंग्स के साथ साथ आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह से द सॉलिटरी रीपर, और जो हमारी आज इस चैप्टर, ये पोयम हमारा कलेक्शन है, इसको हमें आज जो पोएम पढ़ रहे हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट पोएट का समरी ऑफ द पोएम एंड लिरिकल बैलेड्स है। आज का हमारा जो है पोएम का टॉपिक भी यही है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो ये इनके इम्पोर्टेंट पोएम्स के कलेक्शंस में आती हैं। बच्चों, अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ सर के अवार्ड्स की बात करते हैं तो ऑनरेरी अवार्ड, और वो दो यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, देखिए कौन कौन से अवार्ड्स में सबसे पहले इन 1838 विलियम वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ फ्रॉम डरहम यूनिवर्सिटी। डरहम यूनिवर्सिटी से कब इनको मिला? इन द ईयर 1838। कौन से ईयर में मिला बच्चों? 1838 में। ये देखिए, एंड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेम ऑनरेरी डिग्री, वही ऑनरेरी डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी दिया, बट इन द ईयर 1839। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ सर दो यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि इनको मिली हुई है डॉक्टरेट की। इसी के संग हम जॉन केबल सर की बात करते हैं तो जॉन केबल सर जो इनके समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे, उन्होंने इनको प्रेज करते वक्त क्या कहा है? जॉन केबल प्रेज्ड हिम एज द पोएट ऑफ
ह्यूमनिटी पोएट का खिताब इनको दिया गया है। बट इन द लास्ट अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ सर के डेथ के बारे में, तो हम क्या देखते हैं, ही वॉज डाइड ऑन अप्रैल 23, 1850 इन राइडल माउंट एंड गार्डन्स, राइडल, यूनाइटेड किंगडम। राइडल माउंट जगह का नाम कहाँ पे है, ये यूनाइटेड किंगडम में है। वहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ सर की डेथ होती है। कब डेथ होती है, 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ होती है। तो बच्चों हम विलियम वर्ड्सवर्थ सर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनका जो लाइफ पीरियड है वो बहुत ही अच्छा है। इन्होंने अपने समकालीन समय में जो भी मुद्दे थे उन पे बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी थी। और अगर हम बात करते हैं अबाउट द पोएम, समरी ऑफ द पोएम की, तो हम देखते हैं क्या, समरी ऑफ द पोएम, अगर हम पोएम यस द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बच्चों मैंने आपको पहले भी पोएम्स में बताया हुआ है कि शेक्सपियरियन सोनेट होता है और एक पेट्रार्कल सोनेट होता है। तो विलियम वर्ड्स ने यह जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये सोनेट के रूप में लिखी है। सोनेट कितनी लाइंस में लिखा जाता है बच्चों, सोनेट इज रिटन इन 14 लाइन्स, 14 लाइन का सोनेट होता है जिसमें राइमिंग पैटर्न भी होता है, जिसमें जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इस पोएम से रिलेटेड है मैं भी आपको सारा इसी पार्ट में करवाऊंगी। ओके, ये जो पोएम है ये कब पब्लिश हुई है, 1807 इज वन ऑफ द सेंट्रल फिगर्स ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं, हम रोमांटिक पीरियड की बात करते हैं तो हमें पता है विलियम वर्ड्सवर्थ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है उसमें। और इनका 1807 में जो ये पोएम पब्लिश हुई है इसके लिए भी इनको सेंट्रल फिगर के रूप में माना जाता है कि इन्होंने बहुत अच्छे रोमांटिक पोएट के रूप में अपने शब्दों को ढाला है। द पोएम लेमेंट्स द withering connections between humankind and nature, blaming with material pursuits। अब हम आपको बताएं कि हम इस पोएम में क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं। मटेरियलिज्म मीन्स भौतिकवाद की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, जबकि वो ह्यूमन के रूप में कम बर्ताव कर पा रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं उस टाइम की जब इन्होंने पोएम लिखा, उस टाइम वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे इंसान की वैल्यू नहीं समझ रहे थे। वो बिल्कुल अपन कह सकते हैं ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हर आदमी मशीन बनता जा रहा था। तो इस चीज़ को इस पोएम में सर ने, विलियम वर्ड्सवर्थ सर ने उठाने की कोशिश की है इस पॉइंट आउट को, और इन्होंने ह्यूमन काइंड और नेचर और से दूरी के लिए किसको ब्लेम किया है, मटेरियल परस्यूट्स को। ओके, ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ नेचर। हम बार बार बात कर रहे हैं, नेचर पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं, रोमांटिक एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये जरूर कहेंगे कि नेचर के बारे में लिखना, विलियम वर्ड्सवर्थ और नेचर अपने आप में सिनोनिम्स की तरह, पर्यायवाची की तरह यूज हो सकते हैं। It was a period of the first industrial revolution in which the world was being absorbed in the materialism and thus an increasing was being created between the man and the nature। मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था और उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक मशीन बनता जा रहा था, भौतिकवादी वस्तुओं की तरफ वह भागता जा रहा था। उसे प्रकृति के पास बैठने का बिल्कुल भी, नेचर के पास बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि थोड़ा सा सुबह हाफ एन आवर अपने लिए निकालिए, बहुत ही अच्छी हवा, शुद्ध हवा, आसपास का वातावरण आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद कहेंगे कि हम नेचर के बहुत पास हैं। वही चीज़ यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ सर को बहुत दुख दे रही है। क्या दुख दे रही है कि
इंसान जो है, इट्स ओके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज आल्सो कंपल्सरी, बट इंसान को इतना मटेरियलिज्म के पीछे नहीं जाना चाहिए कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप से दूर हो जाए, अपना सोसाइटी से दूर हो जाए और नेचर से दूर हो जाए। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को पोयम के रूप में ढाला है द वर्ड इज टू मच विथ अस में विलियम वर्ड्सवर्थ सर ने। अगर हम बात करें पीपल्स की, तो हम क्या देखते हैं, द पोएट सेज दैट पीपल हैव फॉरसेकन देयर सोल फॉर मटेरियल गेन्स। लोगों ने अपनी आत्मा का त्याग कर दिया है। हम कहते हैं ना कि हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दो तरह के माइंड लेके चलते हैं, तो ऐसे ही हमारे सोल में भी होता है, अच्छी सोल बुरी सोल। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ सर क्या कह रहे हैं कि इंसान जो है उसने अपनी सोल को ही, अपनी आत्मा को ही भुला दिया है। किसके लिए भुला दिया है? मटेरियल गेन्स के लिए भुला दिया है। सिर्फ और सिर्फ भौतिकवादी वस्तुएं, टीवी आना चाहिए, फ्रिज आना चाहिए, वॉशिंग मशीन आना चाहिए, एसी आना चाहिए, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, एवरीथिंग इज नीडेड एट होम, एट आवर नेसेसरी थिंग्स इंक्लूडिंग वट एवर मे बी नीडेड, बट मेन चीज क्या होती है कि आप अपने आप को ना भूलें, आप नेचर को ना भूलें। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को कवर करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट द होल टेक्स्ट ऑफ द पोएम डिनाउंसेस मटेरियलिज्म विच द पोएट हैज सीन अराउंड हिम। पूरी पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ सर ने यही चीज़ हम सबको समझाने की कोशिश की है कि हमें भौतिकवादी वस्तुओं की तरफ ज़्यादा नहीं भागना है, मटेरियलिज्म भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं देना है। He claims that materialistic approach to mankind has transformed human beings in senseless individuals। और इन्होंने इस चीज़ को, जो हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, भौतिकवादी वस्तुओं के संग्रहण की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को वर्ड्सवर्थ सर उठा के क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो मैनकाइंड है, जो इंसान है, वो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेंसलेस होते जा रहे हैं, उनकी आत्मा मरती जा रही है। उन्हें किसी के डेथ से कोई मतलब नहीं है, किसी के बर्थ से कोई मतलब नहीं। आप देखिए हमारे यहाँ पे लॉट ऑफ सेरेमनीज होती हैं। वो सेरेमनीज किस लिए होती हैं? ताकि इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से सुकून के 2 पल जिए। किसके साथ? अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनी मित्र मंडली के साथ में। और इसी के लिए अगर हम कहें कि विलियम वर्ड्सवर्थ सर क्या कह रहे हैं, आइए आप प्रकृति के नज़दीक आइए, आइए आप इंसानों के करीब आइए, ताकि जो अपनापन है वह बना रहेगा। The lust for power and money has made people hollow as they have readily given their hearts to the things they need for material comforts। सबसे बड़ी बात है कि जो एक लालच होता है, लस्ट मीन्स लालच, लालच होता है। किसका लालच होता है? पावर का, मनी का। ये कहाँ लेके जाता है इंसान को? इंसान को एकदम खोखला कर देता है, होलो, खोखला कर देता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो आपस में बैठने की बजाय मटेरियलिस्टिक लाइफ में भागना, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। दे फेल टू परसीव ब्यूटी इन नेचर। और इसी वजह से वो जो ब्यूटी होती है, किसकी ब्यूटी? नेचर की, प्रकृति की, हमारे आसपास के वातावरण की जो ब्यूटी है उसको देख ही नहीं पाते हैं। क्यों? यह कमाना है, यह खर्चना है, इतना अपना स्टैंडर्ड बनाना है, अपने पावर का, अपनी मनी को मल्टीपल्स में लेके जाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। संग में ही हम बात करें, he swears that he would rather be a pagan than a rich man alienated from the bliss of nature। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं मुझे तो पैगन बनना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कम से कम मैं नेचर के पास तो रहूँगा, प्रकृति के पास तो रहूँगा, प्रकृति से दूर तो नहीं जाऊँगा। इसी तरह से ये एक और चीज़ चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू सी एंड हियर द ग्रीक गॉड्स। जो ग्रीक गॉड्स होते हैं, हमने क्या कहा, ये इंग्लिश पोएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर के पोएट हैं और इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो ये ग्रीक गॉड में बिलीव करते हैं। और ये क्या कहते हैं कि मैं उनको देखना चाहता हूँ, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ, मैं उन्हें फील करना चाहता हूँ।
द ग्रीक गॉड्स एंड फील लेस फॉरलॉन। एक अनाथ व्यक्ति, फॉरलॉन मीन्स अनाथ। अगर हम बात करें कि प्रकृति के नज़दीक रहने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ सर ने कितनी अच्छे से एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया है, ये मैंने अभी आपको समरी में बताया बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा, आप हर चीज़ को क्लियर कर लेंगे और क्लियर करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस को, क्योंकि लिटरेरी डिवाइसेस मैं बार बार कहती हूँ, पोएट्री अगर आप पढ़ रहे हैं और लिटरेरी डिवाइसेस नहीं करते हैं तो आपने आधा ज्ञान प्राप्त किया है। ओके, तो यहाँ पे इस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले, लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड टू ब्रिंग द रिचनेस एंड क्लैरिटी टू द टेक्स्ट। क्यों करते हैं बात? क्योंकि जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो पोएम के अंदर रिचनेस लाते हैं, उसकी सुंदरता को, उसके शब्दों का जो वर्णन है उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। टेक्स्ट की क्लैरिटी एकदम हमारे सामने आ जाती है। इसी में अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो एंजाइमेंट जो लिटरेरी डिवाइसेस है उसका यूज किया है पोएट ने। क्या है इसमें देखिए, ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी अ पैगन सक्ड इन अ क्राइड आउट वो। आई वुड रेदर बी अ पैगन सक्ड इन अ क्राइड आउट वो। ओके, समझ में आ रहा है क्या है? मैं आपको बता दूं एंजाइमेंट क्या होता है, इसको पहले और मैं क्लियर कर दूं। देखिए, एंजाइमेंट इज डिफाइंड एज अ थॉट इन अ वर्स दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लिंक ब्रेक। लिंक का ब्रेक होने के बावजूद कहीं पे भी आपको इसके मीनिंग में तोड़ फोड़, मतलब इसके मीनिंग में कहीं पे भी आपको क्लेरिफाई ना हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपको क्लियरिटी इजीली समझ में आती है। पैगन से रिलेट करके इसको बताया गया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? पहले मैं आपको ये बता दूं, किसी अमूर्त चीज को, नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करना। यहाँ पे देखिए, सी, समुद्र, सी that bears her bosom to the moon, sea that bears her bosom to the moon। देखिए यहाँ पे सी और मून की बातें की गई है। एक और चीज देखिए, the winds that will be howling at all hours। विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, यहाँ पे सी को पर्सोनिफाई किया गया है, सी को मूर्त रूप दिया गया है। एक और देखिए, स्लीपिंग आवर्स, घंटे कैसे हैं? सोने वाले घंटे हैं। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ को रिलेट करके, पर्सोनिफाई करके हमें बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम लिटरेरी डिवाइस एल्यूजन का यूज करते हैं। एल्यूजन में क्या होता है देखिए, दिस पोएम कंटेन्स एल्यूजन्स टू ग्रीक माइथोलॉजी। विलियम वर्ड्सवर्थ सर ने ग्रीक माइथोलॉजी को, पौराणिक जो हम कथाएं बोलते हैं, उसमें ग्रीक जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें से भी कई चीज़ों को उठा के पोएम को बहुत ही अट्रैक्टिव और हम लोगों के लिए ज्ञानवर्धक बनाने की कोशिश की है। देखिए इसमें, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न। तो यहाँ पे इस चीज को अल्यूजन के रूप में पोएट के द्वारा यूज किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेजरी। किसी भी चीज की कल्पना करके उसको डालना। मैंने आपको पहले ही कहा था, पोयम लिख रहे हैं, लेकिन पोयम लिखने के लिए आपको शब्द चाहिए, आपको तुकबंदी चाहिए, आपको शब्दों के मीनिंग्स आने चाहिए, आपको शब्दों की इस तरह से लिखने का तरीका आना चाहिए कि कहाँ पे किस शब्द को किस रूप में आप लिख सकते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ सर का आप देखिए यहाँ पे इमेजरी यूज की है, विंड्स दैट विल बी होलिंग। हवा, हवा क्या कर रही है? होलिंग कर रही है। क्या कर सकती है क्या? बट यहाँ पे इमेजरी का यूज किया गया है। नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस। कॉन्सोनेंस क्या होता है देखिए, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो बच्चों पहले मुझे ये बता दीजिए कॉन्सोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं? यस,
जरूर बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं आपको समझाती हूँ। हमारे यहाँ पे A E I O U ये 5 वोवल शब्द हैं। इन 5 वोवल शब्दों के अलावा, इन 5 वोवल वर्ड्स के अलावा जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन हम जिनको बोलते हैं। स्वर और व्यंजन की आपने बात की होगी, स्टार्टिंग से आप रीड आउट कर रहे हैं, दैट आई नो। तो यहाँ पे व्यंजन का, कॉन्सोनेंट का बार बार रिपीटेशन किया जाना ही कॉन्सोनेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। एफ कॉन्सोनेंट और टी कॉन्सोनेंट जो साउंड है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। हैव देखिए, साइट ऑफ देखिए टी का आ रहा है, एफ का आ रहा है, प्रोटियस टी का आ रहा है, अगेन राइजिंग फ्रॉम एफ का आ रहा है, द में फिर टी आ रही है और यहाँ से। तो ये रिपीटेशन जो है ये कॉन्सोनेंस रिपीटेशन कहलाता है। इस लाइन में एफ और टी बार बार साउंड रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सिमिली। पहले तो बच्चों मैं ये बता दूं कि सिमिली और मेटाफर दो चीजें एक जैसी लगती हैं, बट इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फर्स्ट आई विल टेल टू यू। ओके, सिमिली में क्या होता है, एज और लाइक शब्दों का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है। दो चीजों का कंपैरिजन एज और लाइक वर्ड करके यूज करके किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे वर्ड लाइक यूज हुआ है, नहीं हुआ है। इसी तरह से लाइक भी हो सकता है, एज भी हो सकता है। अगर किसी भी लाइन में इन दो शब्दों का यूज करके बात रखी गई है तो वहां पे हम क्या कहेंगे, कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ है, सिमिली का यूज हुआ है। ओके, मैंने आपको कहा था सिमिली एंड मेटाफर, तो हमें मेटाफर क्या है उसको भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, और ये हमारे पोयम की लाइन को भी कवर कर रहा है। तो इस चीज को आप यूं समझिए, यहाँ पे सक्कल इन अ क्रीड आउटवॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, क्रीड रिप्रेजेंट्स मदर दैट नर्सेस हर चाइल्ड। तुलना की गई है, लेकिन किसके द्वारा तुलना की गई है, विदाउट एज और लाइक, विदाउट एज और लाइक। इन दो चीजों, इन दो शब्दों के बिना जो तुलना की जाए तो उसमें हम क्या कहेंगे, मेटाफर का यूज किया गया है। मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको। महाराणा प्रताप इज अ लॉयन। क्या महाराणा प्रताप लॉयन है? वी ऑल नो कि नहीं, वो शेर नहीं है, परंतु उनके जितने भी कार्य हैं, उनके जितने भी उनकी बहादुरी के कारनामे हैं, उनकी वजह से हमने क्या कहा, महाराणा प्रताप एक शेर हैं। तो यहाँ पे शेर से तुलना तो की गई है, परंतु एज और लाइक महाराणा प्रताप शेर जैसे हैं नहीं बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे बिना एज और लाइक के अगर चीजों की तुलना करके बताया जाता है तो हम क्या कहेंगे, मेटाफर का यूज किया गया है। क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट इसमें और यूज किया गया है लिटरेरी डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं एसोनेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? एसोनेंस बोलते हैं। पहले तो मैं एसोनेंस का आपको बता दूं, इट इज जस्ट अपोजिट टू कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। और एसोनेंस में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स। वोवल साउंड का रिपीटेशन करना ही इसमें आता है। वोवल साउंड कौन कौन से हो गए, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लाइन में देखिए, और हर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न। देखिए रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, ए ई आई ओ यू, इनका रिपीटेशन हो रहा है लाइन में। तो हम क्या कहेंगे, वहां पे कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस यूज किया गया है बच्चों? यस, एसोनेंस का यूज वहां पे किया गया है। ओके, होप
आपको विलियम वर्ड्सवर्थ सर का सारा मैटर क्लियर हो गया होगा, आपको पोएम की समरी क्लियर हो गई होगी, और आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी टोटली कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए बिंदु के साथ में, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आ रहे हैं स्ट्रेंजा एक्सप्लेनेशन। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।